नमस्कार, मेरा नाम मगनदेव नारायण सिंह है। आज के कार्यक्रम में आपसे मैं परिचय कराऊंगा बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री HR श्रीनिवास साहब से। आप जानते हैं कि अभी संसदीय चुनाव का दौर चल रहा है। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप जागरूक नागरिक हैं। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको मैं पुनः पुनः जागरूक करूं। लेकिन इसके लिए हमारे जो HR श्रीनिवास साहब हैं, इससे उपयुक्त व्यक्ति और कोई नहीं हो सकते जो आपको बताएंगे कि गणतंत्र में, प्रजातंत्र में चुनाव का और उसमें मतदान का कितना महत्व है। तो हमारे साथ आए हुए हैं श्री HR श्रीनिवास साहब। श्रीनिवास साहब, आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो मतदान के महत्व को बता सके। हालांकि हमारे जो नागरिक हैं बिहार के, वो इसके महत्ता से बखूबी जागरूक हैं, लेकिन फिर भी हमारा आपका कर्तव्य होता है कि हम उनको बताएं कि ये मतदान कितना महत्वपूर्ण है। ये उनके लिए ही नहीं, राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर जैसा वो चाहते हैं, जैसी सरकार चाहते हैं, जैसी सरकार की परिकल्पना उनका है, उस परिकल्पना को वो इसी वक्त पूरा कर सकते हैं अपना मतदान करके। तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं कि ये मतदान कितना महत्वपूर्ण है और वो मतदान करने से किसी भी सूरत में चूके नहीं। धन्यवाद मगनदेव जी, आपका सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। मैं दो आम निर्वाचन कराया इस पद में आने के बाद। 2019 में भी लोकसभा आम निर्वाचन किया था और 2020 में भी विधानसभा का आम निर्वाचन किया था। अब 2024 का लोकसभा आम निर्वाचन है। बिहार लोकतंत्र के जननी है, वैशाली। हम लोग बहुत गर्व से बोलते हैं कि पूरा दुनिया को लोकतंत्र का ABCD सिखाने वाले हम लोग हैं। परंतु हम लोगों का मतदान प्रतिशत आप देखेंगे, ये अच्छा बात नहीं है। इनफैक्ट अभी ये निर्वाचन शुरू होने के पहले तक हम लोग जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सबसे नीचे हम ही लोग थे। अब जो प्रथम चरण का जो इलेक्शन हुआ उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी हमसे अधिक मतदान प्रतिशत प्राप्त किया है। इसलिए आज के डेट में पूरा भारतवर्ष में सबसे कम मतदान प्रतिशत वाला राज्य बिहार है। ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। लोकतंत्र पार्टिसिपेटिव होता है, ये जनता का है, जनता से ही होगा, जनता ही निर्णय लेगा। तो हमको कौन रिप्रेजेंट करेगा लोकसभा में, ये निर्णय लेने का अधिकार भारत का संविधान ने हम सब लोगों को दिया है। इस हक को अगर हम लोग उपयोग नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा हम लोग अपना हक को खोने का अपराध कर रहे हैं। हम लोग ये निश्चित होना चाहिए कि ये जो हक हम लोगों को मिला है, गर्व से हम लोग जाना चाहिए मतदान केंद्र पर और मत का प्रयोग करना चाहिए। अगर लोकतंत्र को हम लोग एक बहुत बड़ा सदन मानते हैं, बिल्डिंग मानते हैं, उसके बुनियादी होता है इलेक्शंस, और निर्वाचन से ही हम लोग लोकतंत्र का रूपरेखा तय करेंगे। अगर हम लोग इधर से विमुख हो जाएंगे इलेक्शन से, निर्वाचन से, तो हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं रहेगा। कौन हम लोग का रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमारा भविष्य क्या होना चाहिए, इसको निर्णय लेने का, इससे बढ़िया मौका बार बार नहीं मिलेगा। आम निर्वाचन लोकसभा का 5 साल में एक बार आता है। ये एक दिन मतदान घर से निकल कर मतदान केंद्र जाकर अपनी जो मनपसंद अभ्यर्थी है उनको चुनना इस देश के लिए बहुत बड़ा आप लोगों का एक सर्विस होगा, लोकतंत्र के लिए एक सर्विस होगा, और इसके महत्व को हम सब लोग समझना चाहिए। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कल 26 तारीख को राज्य में 5 स्थानों पर चुनाव होने जा रहा है। वो 5 स्थान हैं पूर्णिया, कटिहार,
बांका, किशनगंज और भागलपुर। इन जगहों पर जहां कल मतदान होना है वहां आप सब लोगों को सक्रियता से भाग लेना चाहिए। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। क्या? मैंने सबसे पूछा वोट किया, तो सबने कहा हाँ किया। हम भी वोट करेंगे। बिल्कुल। देश के सभी मतदाता, युवा, महिलाएं, पुरुष, थर्ड जेंडर, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन मतदान करके गर्व महसूस कर रहे हैं। तो आप भी चुनाव में हिस्सा लें और जोश से मनाएं चुनाव का पर्व, देश का गर्व। दर्शकों, इस संबंध में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो, तो उसका निवारण भी आप फ़ोन इन लाइव की तरह कर सकते हैं और श्रीनिवास साहब आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। ये फ़ोन नंबर है, आप कृपया नोट कर लें और हमारे दूरदर्शन के स्क्रीन पर भी इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। फ़ोन नंबर है 1800-3456-171। एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ, 1800-3456-171। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो इस नंबर पर फ़ोन करें और श्रीनिवास साहब आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो श्रीनिवास साहब, आपने कहा कि कई चुनावों का आपने संचालन किया है और बखूबी किया है, और इसलिए आपको इस बार के संसदीय चुनाव की भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। क्या इस चुनाव में सारी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट कर ली गई है? कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है? कहीं कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है? एकदम। भारत निर्वाचन आयोग ने बहुत डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन देता है, वो इलेक्शन शेड्यूल देता है कि इलेक्शन का पहले क्या क्या करना चाहिए। 6 महीने पहले से हमारा तैयारी शुरू हो जाती है। हम लोग को वोटर लिस्ट में जो लोग दोहरा प्रविष्टि है या लोग मर चुके हैं, उन लोगों का नाम नहीं हटा है, या दूसरा जगह चले गए लेकिन उन लोगों का नाम इसमें रहता है, उन लोगों का सारी ऐसे लोगों को चिन्हित करके वोटर लिस्ट से हटाने का पहले काम करता है। नया हमारा जो मतदाता है जो 18 साल हो गया, उन लोगों को जोड़ने का हम लोग काम करते हैं। उसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन में अधिक मतदाता हो गया है, जो सीलिंग है 1500 से उसके अधिक, तो हम लोग नया पोलिंग स्टेशन क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। सभी मतदान केंद्रों के भौतिक निरीक्षण करते हैं ताकि हम लोग का मूलभूत सुविधाएँ सारी उपलब्ध है या नहीं। और हम लोग ये भी ट्रेनिंग भी शुरू कर देते हैं हमारा चिन्हित पदाधिकारी और कर्मियों को कि आम निर्वाचन के लिए आप लोग कैसे तैयार होना चाहिए। जिससे जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे बहुत सारी सेल गठित हो जाता है, पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, प्रशिक्षण के लिए। इस तरह से बहुत सारे सेल्स क्रिएट हो जाता है। बजट का आवंटन करना, टेंडर निकालना, रेट तय करना, इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग ने बहुत डिटेल रूप से दिया है टाइमलाइन के साथ, और इसका मॉनिटरिंग भी होता है कि इसका सारे अनुपालन हुआ है नहीं। हम लोग पूरा प्रिपेयर करते हैं, उसका बाद ही हम लोग का इलेक्शन अनाउंस होता है और हम लोग इलेक्शन का संचालन करते हैं। तो दर्शकों, आपको ये समझना चाहिए कि किसी तरह की कोई त्रुटि इस चुनाव में नहीं होना है। जिसको कहते हैं कि फुल प्रूफ व्यवस्था, वो व्यवस्था कर दी गई है, इसलिए आपके मन में कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। आपका कर्तव्य है कि इसको राष्ट्रीय पर्व समझ करके सबसे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके वोट का कितना महत्व है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। इसी एक वोट का महत्व के चलते फ्रांस में आज
रिपब्लिक है। वहाँ पहले राजशाही था। कई लोग कहते थे कि नहीं साहब, यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग राजशाही के पक्ष में थे। हुआ कि चुनाव हो जाए, और जब चुनाव हुआ तो राजा साहब थे, वो निकलते रहे, चुनाव ख़त्म हो गया, उन्होंने अपना मतदान नहीं किया और एक वोट से राजशाही ख़त्म हो गई और गणतंत्र कायम हो गया। तो आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ लें। ये नहीं समझें कि एक मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा। ये मौका है, आप अपना मनपसंद सरकार का गठन कर सकते हैं और आपका एक वोट उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर बताऊंगा आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे थे और एक वोट से हार गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री का पद एक वोट से हार गए थे। इसलिए आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबसे पहले मतदान करें। 26 तारीख कल जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है 5 स्थानों पर, वहाँ के दर्शकों को मैं खास रूप से कहूँगा, विशेष रूप से कहूँगा कि वो अवश्य मतदान करें। आपके वोट का बहुत महत्व है। श्रीनिवास साहब, अगर कोई वोट डालने जाता है और उसके पास मतदाता पत्र नहीं है तो वो क्या करे? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम लोग मतदाता कार्ड, वोटर कार्ड जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड तो हम लोग सभी लोगों को बांटते हैं। मान लीजिए वो आपको किसी कारण से नहीं मिला या आपने खो लिया या टूट गया, भारत निर्वाचन आयोग ने 12 डॉक्यूमेंट्स को चिन्हित किया है। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आधार है, आधार से आप लोग आपका पहचान कर सकता है, आपका पैन कार्ड से आपका पहचान कर सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस से पहचान कर सकते हैं, पासपोर्ट से पहचान कर सकते हैं, जो आपका बैंक अकाउंट पासबुक है जिसमें आपका फ़ोटो है उससे आपका पहचान हो सकती है। इस तरह से 12 डॉक्यूमेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को वोटर कार्ड का ही आवश्यकता है। एक फ़ोन आ रहा है, कोई दर्शक कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? पूर्णिया से बोल रहे हैं। हाँ, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? एकदम कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत गलत फैला गया है कि बिना वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप आप वोट नहीं डाल सकते। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जैसे नाम ही बोलता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कि आपका नाम किस मतदान केंद्र पर है और किस क्रम संख्या में है और आपका मतदान केंद्र में कितना बजे से आपका मतदान शुरू होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वोटर सर्विस पोर्टल है, आप इसमें गूगल में जाके देख लीजिए, उधर भी आप अपनी एपिक कार्ड डालने से सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसी तरह से वोटर हेल्पलाइन ऐप है, एंड्रॉयड में भी है, iOS में भी है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, अपने एपिक नंबर डाल के या अपने डिटेल्स डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा कब होगा। और जैसे मैं बताया, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप इन्फॉर्मेशन के लिए है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप आपका पास होने से अकेले आपको वोट डालने नहीं देगा, क्योंकि उसमें मतदान पहचान पत्र होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जैसे बोला मैंने, या आपने वोटर कार्ड लेके जाइए या आधार कार्ड ले जाइए, कोई ना कोई कार्ड आपका पहचान के लिए आवश्यक है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप रहेगा तभी आप वोट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद मतदाता सूची में तो नाम होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम होना कंपलसरी, उस पर कोई डाउट किसी को नहीं रहना चाहिए। आपके पास वोटर कार्ड है लेकिन मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं। वो मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैं बताया, भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड के अलावा और 12 डॉक्यूमेंट्स को भी आइडेंटिफाई किया, जिसको आपने पहचान पत्र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है, आपका मतदान केंद्र में केंद्र कहाँ है, कब से मतदान शुरू होगा, आपका मतदान केंद्र में सूची में कौन सा क्रमांक में है, ये इतना ही इन्फॉर्मेशन वोटर स्लिप में मिलेगा। वोटर स्लिप आपके पास होना जरूरी नहीं है। श्रीनिवास साहब, कुछ ऐसे असमर्थ लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, जो पोलिंग बूथ तक जाने में असमर्थ होते हैं।
उनको पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रथम स्टेप जो हम लोग लिए थे, जो 85 साल से ऊपर वाले जो हमारा मतदाता है और हमारा दिव्यांगजन जो है हमारा मतदाता सूची में, उन लोगों के लिए हम लोग पहचान करके पहले ही उन लोगों का घर घर जा करके फॉर्म 12D दिए थे। फॉर्म 12D क्या होता है? उनका ऑप्शन है, क्या आप अपनी घर से ही मतदान करना चाहते हैं? अगर वो बोलेंगे नहीं, हम घर में ही करना चाहते हैं क्योंकि हम आने में असमर्थ है, तो वो फॉर्म 12D भर के देंगे। जो निर्वाची पदाधिकारी है जांच पड़ताल के बाद उनको घर पर वोटिंग करने का मौका देंगे। ऐसे देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र पर ही आकर के वोट डालने में इच्छा रखते हैं, क्योंकि मतदान केंद्र पर आके वोट डालना ये अलग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन व्यवस्था है, ये नंबर 1 है। ये हम लोगों का जो निर्वाचन का दिन है, मतलब मतदान का दिन है, उसका पहले ही हम लोग जो घर घर जा करके वैसे लोग जिन लोग फॉर्म 12D अप्लाई किया था, जिसका निर्वाची पदाधिकारी ने स्वीकार किया था, उन लोगों का हम लोग मतदान करा देते हैं। इसके अलावा जैसे कल हमारा दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, वैसे लोग जो लोग मतदान केंद्र आने में सक्षम नहीं है, अशक्त है, वृद्ध है, कोई बीमारी से पीड़ित है, तो वो लोग, हमारा हेल्पलाइन है 1950, उसमें फ़ोन कर सकता है, वो जो टोल फ्री है, या हमारा एक सक्षम ऐप है उसमें भी रजिस्टर कर सकता है कि हमको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चाहिए। तो हम गाड़ी देंगे आप लोगों को घर से लेके मतदान केंद्र पर आने के लिए। मतदान केंद्र में आप मतदान करने के बाद आपको वापस घर पर छोड़ेंगे। वैसे व्यक्तियों को जो इसका पात्रता रखते हैं, ये व्यवस्था भी हमने किया है। तो आपने तो अपने स्तर से सारी व्यवस्थाएं कर दी, अब तो मतदाताओं की जिम्मेदारी होती है कि मतदाता मतदान केंद्र पर पहुँचें और अपना मतदान करें। दूसरे चरण की जिन 5 सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हो रहा है, उनमें से ज़्यादातर सीमांचल की हैं। इनमें से कुछ की सीमा बांग्लादेश और नेपाल के साथ भी लगती है, इसलिए यहाँ सुरक्षा चाक चौबंद है। अंतर्राष्ट्रीय और दूसरे जिलों से लगने वाली सीमाएं मतदान के 24 घंटे पूर्व ही सील कर दी जाएंगी। भीषण गर्मी के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर पानी और छाया की पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की गई है। कई स्थानों पर मतदान के समय में भी परिवर्तन किया गया है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा, लेकिन कुछ जगहों पर शाम 4 बजे तो कुछ स्थानों पर शाम 6 बजे समाप्त होगा। चुनाव आयोग ने मॉडल बूथ, पिंक बूथ और दिव्यांग बूथ की व्यवस्था तो की ही है, साथ ही बुजुर्ग और ऐसे दिव्यांग मतदाता जो बूथ तक चल कर नहीं आ सकते, उनके घर जाकर वोट डलवाने की व्यवस्था की गई है। आपके पास अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो इसके लिए चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक और पैन कार्ड सहित 12 विकल्प दिए हैं। तो आप मतदान करने अवश्य जाएं और अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट करें। ईवीएम से वोट देना आसान है। आइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बारे में जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। ईवीएम का उपयोग पहली बार 1982 में दक्षिणी राज्य केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। 2004 के आम चुनावों के दौरान लोकसभा की सभी 543 सीटों के लिए इनका उपयोग किया गया। ईवीएम में बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट शामिल है। प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल या वीवीपैट की शुरुआत की गई। इसका उपयोग 2019 के आम चुनावों के दौरान सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। आइए जानते हैं ईवीएम वीवीपैट कैसे काम करता है। लोग बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबाकर अपना वोट डालते हैं। उम्मीदवारों का विवरण दिखाने वाली एक पेपर स्लिप निकलती है और वीवीपैट की पारदर्शी विंडो के माध्यम से लगभग 7 सेकंड तक दिखाई देती है। ईसीआई द्वारा निर्मित ईवीएम अधिकतम 2000 वोट रिकॉर्ड कर सकती है। ईवीएम दक्षता को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि आम चुनावों में पहले उपयोग किए जाने वाले कागजी मतपत्रों की तुलना में इनका प्रदर्शन कैसा है। चूंकि मतदान एक बटन दबाकर किया जाता है। एक फ़ोन आ रहा है श्रीनिवास साहब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उनके मन में कोई प्रश्न है। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अविनाश है सर। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं छपरा से बोल रहा हूँ। कहाँ? छपरा?
जी प्रश्न किया जाए। सबसे सवाल ये होगा कि सर मेरे घर में 90 साल के ऐसे ताराकीन, उनको अंतिम में हिस्सेदारी बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि वो बहुत सहूलियत के साथ मतदान दें। हम लोग या फिर उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं जो बहुत वो आसानी से मतदान कर सकते हैं? मैंने अभी बताया था कि आपका 1950 करने से आपके डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में आपको फ़ोन चला जाता है, वो टोल फ्री नंबर है, उसमें आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं कि इस तरह से आपका घर में वृद्ध जन हैं जिनको ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था की ज़रूरी है। हर एक बूथ पर हमारा व्हील चेयर भी है, गाड़ी आपको घर से पिकअप करेगा, मतदान केंद्र पर ले जाएगा, व्हील चेयर है, वॉलंटियर्स है, जैसे हमारा स्काउट एंड गाइड्स का, एनसीसी का, एनएसएस का वॉलंटियर्स है, मतदान करवाएगा। उसके बाद उसी गाड़ी से आपका जो भी परिजन है उनको घर पर छोड़ा जाएगा। 1950 आपका डिस्ट्रिक्ट का कॉल सेंटर पर जाएगा। इसी तरह से हमारा मतलब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का ऑफिस का भी मैंने टोल फ्री नंबर आपको बताऊंगा, आप नोट कर लीजिए 1800 345 1950 1800 345 1950। इसमें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपको आपका घर कहाँ है, कौन सा बूथ पर आपको इस तरह से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चाहिए, हम लोग व्यवस्था करेंगे। श्रीनिवास साहब, ईवीएम मशीन को मतदान के बाद सुरक्षित रखने की क्या व्यवस्था है? अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि हमारा वोट बदल गया, मैं डाला था किसी और में, वोट चला गया किसी और में, ये क्या संभव है क्या? देखिए, एकदम असंभव है। आप माननीय उच्चतम न्यायालय, इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने बार बार इस ईवीएम वीवीपैट के बारे में जो भी शंकाएं थे उसको निवारण किया है। उसी ईवीएम वीवीपैट में तख्ता पलटते हुए भी हम सब लोग देखे हैं। इसलिए वीवीपैट पर जीतने पर कुछ नहीं बोलना, हारने पर उस पर दोष लगाना, ये अच्छा बात नहीं है। तो मैं आपका माध्यम से यही अनुरोध करना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, मतदाता बंधुओं को, कि आप लोग ईवीएम वीवीपैट पर बेशक मतदान कीजिए। आप जिस अभ्यर्थी को आपने पसंद किया है उसी अभ्यर्थी को आपको वोट जाएगा, इसमें कोई संदेह अपने मन में मत रखिए। दर्शकों, एक बार मैं फिर दोहराता हूँ फ़ोन नंबर। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप पूछ सकते हैं। ये फ़ोन नंबर है 1800 345 6171। एक बार पुनः दोहराता हूँ, 1800 34 56 171। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो निस्संदेह आप इस पर फ़ोन करके श्रीनिवास साहब से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, शंका समाधान कर सकते हैं। श्रीनिवास साहब, आपने तो अपने स्तर से सारी व्यवस्था कर दी, कहीं कोई चूक होने की गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक ये प्रश्न मैंने आपसे किया उसको भी आपने निर्मूल साबित कर दिया कि जो ईवीएम मशीन है उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अब जो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, ये हमको लगता है उनके मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। जिसको फुल प्रूफ व्यवस्था कहते हैं वो चुनाव आयोग ने कर दी है। अब एक जगह जब चुनाव होता है, जैसे कल 26 तारीख को चुनाव होने वाला है 5 स्थानों पर, और उसके बाद फिर दूसरे जगह पर कहीं पर चुनाव होना है, इस बीच में चुनाव प्रचार वगैरह करने पर तो कोई पाबंदी नहीं होती है। चुनाव प्रचार वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साहब वहाँ चुनाव हो गया तब यहाँ प्रचार भी ना करें। एक लिमिट होगा कि इस डेट के बाद आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। तो थोड़ा उस पर आप प्रकाश डाल दीजिए। अच्छा, इस बीच में आपका परमिशन से मैं और भी ईवीएम वीवीपैट के बारे में ये भी बताना चाहता हूँ, कैसे किस बूथ पर कौन सा मशीन जा रहा है वो खुद हमको ही पता नहीं रहता है। आप लोग को बता दूं मैंने कि ईवीएम वीवीपैट का मैन्युफैक्चरिंग दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2 पब्लिक सेक्टर्स ने मैन्युफैक्चर करता है, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इन मशीनों का पूरा राज्य के लिए हमको मिला। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज जितना जितना मतदान केंद्र है उसके हिसाब से हमने इधर बांटा, डिस्ट्रिक्ट को बांटा। अब डिस्ट्रिक्ट ने रखा रहा, अब उस डिस्ट्रिक्ट ने जितना उनका
उस डिस्ट्रिक्ट में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है उतना उन लोगों को बांटा। ये बांटने वाला जो काम है ये सब रैंडमाइजेशन से होता है। अब हर एक असेंबली सेगमेंट में मान लीजिए 330 बूथ है, कौन सा मशीन किस बूथ पर जाएगा वो खुद डीएम को पता ही नहीं रहता है, ना एसडीओ को पता नहीं रहता है। मात्र मतदान का 3 दिन पहले हम उन लोगों का मतदान केंद्र निर्णय होता है। इसलिए ये बोलना कि वीवीएम से गड़बड़ी हुआ, पहले से कुछ किया गया था, 2 नंबर दबाने से किसी भी नंबर दबाओ फलना कोई वोट जा रहा था, ये सब मनगढ़ंत बात है, उस पर आप लोग विश्वास मत रखिए। जहाँ तक आप पूछ रहे थे हमको कि प्रचार प्रसार के बारे में, देखिए इसमें स्पष्ट नियम है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा है जो मतदान समाप्ति की 48 घंटे के पूर्व, जैसे चपरा से एक मित्र ने अभी फ़ोन किए थे, चपरा में शाम 6 बजे निर्वाचन समाप्त होगा, उनका जब चरण होगा उस समय। इसी तरह से कल का भी हम लोग का 6 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो 6 बजे से 48 घंटा पूर्व मतलब कल हम लोग का 26 को इलेक्शन पोलिंग है कल, लेकिन 24 तारीख का शाम 6 बजे से ही हमारा साइलेंट पीरियड शुरू हो गया। इस पीरियड में, इस 48 घंटा में किसी प्रकार का सभा, आम सभा, नहीं तो कोई नुकड़ कॉर्नर मीटिंग इस तरह से नहीं हो सकता है, परंतु अभ्यर्थी घर घर जा कर के मतदाताओं से मत का याचित करना अलाउड है। सभा नहीं कर सकता है, माइक का यूज़ नहीं कर सकता है, नुकड़ कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकता है, अपनी वीडियो बैन ये सब का यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन अभ्यर्थी घर घर जा कर के अपने के लिए वोट मांगना अलाउड है। दर्शकों, तो आपने जाना कि चुनाव व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, कहीं किसी प्रकार के शंका करने की गुंजाइश नहीं है। आप निस्संदेह मतदान करें और इस राष्ट्रीय पर्व में भागीदारी आपकी सुनिश्चित करें, अपने और आपके परिवार के जितने लोग हैं। मैं श्रीनिवास साहब से भी कहूँगा कि आप भी अपनी ओर से एक संदेश दें कि लोग जाकर के मतदान करें। मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने हक को ऐसे ही मत छोड़िए। आप घर से निकलिए, पर्याप्त व्यवस्था की गई मतदान केंद्र पर, पीने का पानी का व्यवस्था है, छाया का व्यवस्था है, मेडिकल किट का व्यवस्था है ताकि फर्स्ट एड किया जा सके, पुख्ता सुरक्षा इंतज़ाम किया है। जैसे मैं बोला कि जिन लोगों को इसका नेसेसिटी है उन लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था की गई है। कृपया करके आप लोग घर से निकलिए, आप मतदान कीजिए, अपनी घर का अन्य सदस्यों को भी प्रेरित कीजिए कि वो आके वोट करें, अपने भाई बंधुओं को, अपने पड़ोस के लोगों को भी आप प्रेरित करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भाग लें, लोकतंत्र का नींव को मजबूत करें और इस देश का भविष्य को सुदृढ़ करें। धन्यवाद। श्रीनिवास साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और दर्शकों आप सबको भी धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि श्रीनिवास साहब के इस आग्रह को मानते हुए आप निश्चित रूप से मतदान में भाग लेंगे और ये आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।